गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संगीता शर्मा। हम केमिस्ट्री की क्लास में सॉलिड स्टेट चैप्टर कर रहे थे और आज इसके लास्ट लेक्चर में हम करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स और इससे रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस नॉट वेस्ट टाइम एंड गेट स्टार्टेड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस। देखिए सॉलिड्स या बाकी सब्सटेंसेस दे शो डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर्स। मैग्नेटिक बिहेवियर का ओरिजिन कहाँ से होता है? सब्सटेंसेस, हर सब्सटेंस के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन की दो तरह की मोशन है। एक तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा अपनी ही धुरी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, स्पिनिंग एंड रोटेशन। तो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। जब ये किसी और बॉडी के जब ये इस तरह से रोटेट करेगा और स्पिन करेगा तो इसकी मूवमेंट या मोशन के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन अपने आप में ही एक बहुत छोटा सा मैग्नेट है। अब डिफरेंट सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन्स तो सभी में हैं, तो सभी मैग्नेटिक क्यों नहीं है? ये जो इलेक्ट्रॉन से जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होती है, एक एटम में, एक सब्सटेंस में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, वो नेट इन नटशेल ऐड हो रही है या कैंसिल हो जा रही है या कैंसिल होके कम हो जा रही है, ऐड होके बढ़ जा रही है। अगर ऐड होके उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आ जाती है तो वो सब्सटेंस मैग्नेटिक मतलब एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर्स देखे जा सकते हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल होकर रह जा रही है तो वो सब्सटेंस मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। सो मैग्नेटिक बिहेवियर, और इसको ये जो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट होती है बहुत स्मॉल होती है, बोहर मैग्नेट्रॉन्स में इसको मेजर करते हैं। एंड मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पे सब्सटेंसेस को कैटेगराइज किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस किनको कहते हैं? सब्सटेंसेस हैविंग वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की सबसे बड़ी खासियत क्या है? दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक या एक से कुछ ज्यादा। आर वीकली, आर कौन? ऐसे सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, बाय मैग्नेट। इनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है लेकिन स्ट्रांगली नहीं, वीकली। एंड कैन बी टेम्परेरीली मैग्नेटाइज्ड, और इनको कुछ वक्त के लिए मैग्नेट बनाया जा सकता है। मैग्नेट के सामने रख दो तो मैग्नेट बन जाएंगे और मैग्नेट को हटा दो तो फिर से अपनी औकात पे आ जाएंगे। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल्स जरूर याद रखें, O2, NO, Fe3 पॉजिटिव, या कुछ एक ट्रांजिशन मेटल्स के केटाइंस और भी हैं इसमें। तो मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इनको मैग्नेट बड़ा मतलब बड़ी इच्छा से नहीं, बड़ा वीकली अट्रैक्ट करता है। लेकिन मैग्नेट की प्रेजेंस में आप इनको रखो तो ये क्या करते हैं? पहले तो इनकी एक की मैग्नेटिक फील्ड इधर को थी, एक की इधर को, एक की इधर को, एक की इधर को। मैग्नेट ले आए आप, मैग्नेट के सामने सारे शरीफ बच्चे बनके सबने जो है मैग्नेटिक मूवमेंट को एक डायरेक्शन में कर दिया और फिर मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और तब तक मैग्नेट जो है तब तक ये सब्सटेंस भी एज मैग्नेट बिहेव कर रहा है। आपने मैग्नेट को हटाया और ये फिर बस मैं इधर बैठूंगा, मैं इधर बैठूंगा, मैं इधर को बैठूंगा, मैं ऐसे करूंगा। सबकी मैग्नेटिक मूवमेंट स्कैटर्ड हो गई। स्कैटर्ड हो गई तो फिर में इनमें मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं रहा, मतलब टेम्परेरीली, कुछ वक्त के लिए केवल मैग्नेट की प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी इनको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं।
ये थे पैरामैग्नेटिक। उसके बाद आता है डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक की आपको याद हो जहाँ पे हमने वो किया था एनायन वैकेंसी वाला डिफेक्ट किया था, नॉन स्टोशियोमेट्री, तो उसमें एनायन की जगह पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड रह गया था जिसको एफ सेंटर बोलते थे। मैंने बाद में कहा था कि दिस विल बी पैरामैग्नेटिक, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें जो मौजूद रहते हैं उनके कारण वैसे सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो दैट इज अगेन एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। दिस इज डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डाया दो मतलब पेयर। अब ये याद रखें डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, सब्सटेंसेस हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ये डाया दो डी डाया से याद रखें, ऑल आर इन पेयर ऑफ 2, हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल पेयर्ड मतलब गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड in presence of magnet but in opposite direction। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नहीं मिस कर सकते आप। या तो फिर इस पॉइंट को लिखें ही ना तो भी चलेगा, बट लिखें तो ये जरूर लिखेंगे दे गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड अपनी शो करेंगे, उसको अपनी पावर शो करेंगे, तो सो दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। तो मैग्नेट भी उनको उतनी कर फोर्स से रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेयर्स में होते हैं, तो एक की मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर को, एक की नीचे को कैंसिल हो जाएगी। आपके पास अपने में कोई मैग्नेटिज्म नहीं है तो मैग्नेट आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा। मैग्नेट का यही है कि आप मैग्नेटिज्म शो करेंगे तो वो भी आप में इंटरेस्ट शो करेगा, अदरवाइज नो इंटरेस्ट। एग्जाम्पल्स NaCl, H2O, C6H6, बेंजीन, वाटर, NaCl, ये सारी चीजें जो हैं डायमैग्नेटिक हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। अभी तक पैरा या डाया में तो वीकली रिपेल्ड था, लेकिन फिर भी हमने वीकली बोला, पैरा में वीकली अट्रैक्टेड, यहाँ पे क्या है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड by magnet and can be permanently magnetized। पैरामैग्नेटिक में क्या था, मैग्नेट की प्रेजेंस में मैग्नेट, और मैग्नेट गया, मैग्नेटिज्म गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैग्नेट एक बार मैग्नेट के कांटेक्ट में ले आओ, फिर मैग्नेट चला भी जाएगा तो भी ये मैग्नेटिक रहेंगे, जैसे लोहे का चुंबक बनाया जा सकता है। दे आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। एक्चुअली क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में थोड़े थोड़े आयंस के क्लस्टर्स जो हैं वो अपनी अपनी डोमेन्स, उनकी अपनी अपनी मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, जिसको आप डोमेन्स कह सकते हैं, अपने अपने छोटे छोटे राज्य। तो हर ग्रुप ऑफ आयंस की एक डोमेन, इसके मैग्नेटिक मूवमेंट इधर को है, इसकी इधर को है, इसकी इधर को इधर। लेकिन जैसे ही आपने मैग्नेट के प्रेजेंस में इनको लाया तो इन्होंने सबने मैग्नेट के अनुसार अपनी डोमेन्स एक डायरेक्शन में अरेंज कर ली। जब ये एक डायरेक्शन में अरेंज कर लेंगे अपने मैग्नेटिक मोमेंट्स, तो ये खुद ही क्या बन जाएंगे, मैग्नेट बन जाएंगे। और अब आप मैग्नेट को हटा भी लेंगे तो भी ये ऐसे ही इसी डिसिप्लिन में रहेंगे। ये पैरामैग्नेटिक्स की तरह नहीं है कि मैग्नेट गया फिर बैठो अपनी अपनी मर्जी से, नो, एक बार जिस ऑर्डर में अरेंज कर दिया है वैसे ही उसी तरह से इनका मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। सो दे कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। देन इज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, जब आप ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेट की प्रेजेंस में ले जाएंगे तो इनकी मैग्नेटिक डोमेन्स एक ऐसा अजीब तरीके से बिहेव करती हैं कि इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर जाएंगे। ये 3 मैंने ऊपर को बनाए हैं तो 3 नीचे की तरफ अलाइन हो गए। फिर अपनी मैग्नेटिक मोमेंट कुछ भी नहीं है। जब अपनी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, व्हाई शुड मैग्नेट अट्रैक्ट यू? तो मैंगनीज ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल है। तो डायमैग्नेटिक और ये इनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है, ये याद रखें। फेरीमैग्नेटिक जो है वो फेरो से थोड़ा कम मैग्नेटिक मतलब है। इसमें क्या होता है, व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन है लेकिन ऐसा नहीं, बट इन अनइक्वल नंबर्स। ये चीज लिखनी जरूरी है, वरना ये डेफिनेशन इसकी बन जाएगी अगर आप ऑपोजिट ही लिखेंगे और ये चीज अनइक्वल वाली बात नहीं लिखेंगे। अनइक्वल नंबर, और साथ में फिगर याद रखें। मैंने 3 ऊपर की तरफ बनाए हैं तो 2 नीचे की तरफ बनाए। एक और बना देती हूँ कि उल्टी पुल्टी डायरेक्शन में अरेंज हुए हैं मैग्नेट की प्रेजेंस में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही कैंसिल कर रहे हैं, कुछ एक कैंसिल कर रहे हैं फिर भी कुछ बच जा रहा है। जैसे 4 में से 2, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट 2 की तो मिल ही जाएगी। जब आप में मैग्नेटिक मोमेंट है
तो मैग्नेट आपको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जितने आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे उस तरह से फेरोमैग्नेटिक की तरह से नहीं होगा। आपका आपस में ही सहमति नहीं बैठी, कुछ इधर को चले रहे कुछ उधर को चले रहे, तो जितना अगर आपकी फोर्स बनी उस हिसाब से मैग्नेट भी आपको अट्रैक्ट करेगा वीकली। कुल नंबर, सो दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। Fe3O4, MgFe2O4, जिंक ZnFe2O4 इसके एग्जाम्पल्स हुए। ये फिगर ध्यान से बनाएं, बराबर ऐसा ना करें कि कैंसिल कर दें सब कुछ, तो फिर एंटी फेरो वाला एग्जाम्पल बन गया। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, ये वीकली, और इनको हीट कर दोगे तो ये ले दे के पैरामैग्नेटिक के लेवल पे आ जाएंगे। तो फेरो इज स्ट्रॉन्ग, मतलब फेरो को सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया जाएगा, फेरिको से कम, और पैरा सबसे कम। लेकिन फेरी को हीट करो तो वो भी पैरा के लेवल पे चला जाएगा। डाई और एंटी फेरो का आपने देख ही लिया कि इनको अट्रैक्ट करने का कोई सेंस बनती नहीं है। इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर फ्रॉम न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, किसी भी चीज की डेंसिटी हम निकालते हैं मास ऑफ दैट थिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट थिंग, बट हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, देन द फॉर्मूला विल बी मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एज सिंपल। अब यूनिट सेल का वॉल्यूम की जब बात कर रहे हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि जो न्यूमेरिक मतलब आगे कैलकुलेशन वाली बात है, तो इस चैप्टर में हम यूनिट सेल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें सारे एजेस की लेंथ जो है वो ए यूनिट ए पिकोमीटर वैसे ले रखी है हमने। सो ऑल, जब किसी क्यूब की, इसमें हमने याद रखना है कि एज लेंथ इज इक्वल टू ए। ओके, अब हम मास कैलकुलेट करते हैं, फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, एंड फाइनली रीच अप टू द फॉर्मूला। मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल में मास किसका होता है, एटम्स का। लेकिन यूनिट सेल जो क्यूबिक यूनिट सेल है वो हम तीन तरह का कर रहे हैं, सिंपल, FCC और BCC, ये तीन कंसीडर किए हैं हमने। तो मास ऑफ यूनिट सेल will depend upon two things. One is number of atoms present in the unit cell multiplied by mass of one atom. यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं और एक एटम का मास कितना है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल मास आ जाएगा। यानी कि हम कह रहे हैं Z, दैट इज रैंक ऑफ यूनिट सेल, जो कि सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होता है, BCC के लिए 2, FCC के लिए 4, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जिसको हम कहते हैं, उसको रैंक भी कहते हैं, मैंने बताया था। तो एक चीज तो हमें Z की वैल्यू पता चाहिए, फिर मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास जिसको स्मॉल m करके लिख सकते हैं। एक एटम का मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास, जो भी एटम है उसका कुछ ना कुछ मोलर मास होता होगा, तो कैपिटल M से उसको डिनोट करेंगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो एक एटम का मास मिल जाता है हमको, और Na की वैल्यू आपको मालूम है 6.022 इंटू 10⁻23 है। सो मास ऑफ यूनिट सेल तो ऐसे कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड थिंग इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखिए क्यूबिक यूनिट सेल है और एज लेंथ जो है इज इक्वल टू ए पिकोमीटर, आमतौर पे पिकोमीटर्स में एक्सप्रेस की जाती है ये ए पिकोमीटर। तो वॉल्यूम क्या आ गया, ए पिकोमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब पिकोमीटर क्यूब। बट समटाइम्स इसके मतलब अलग बता रखूं कि अगर आपको डेंसिटी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में दी गई हो, जो कि आमतौर पे न्यूमेरिकल्स में ऐसा होता है, तब वॉल्यूम के यूनिट्स पिकोमीटर नहीं रखने पड़ेंगे आपको, पिकोमीटर क्यूब नहीं चलेंगे, देन यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, एंड फॉर दैट वी नो ए पिकोमीटर इज इक्वल टू ए इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, एंड ए पिकोमीटर का क्यूब करेंगे तो इसका भी क्या कर देंगे, क्यूब करेंगे, एंड इट कम्स आउट टू बी ए क्यूब इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब करेंगे तो 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये भी याद रखें। अब हमने कैलकुलेट करनी है इसकी डेंसिटी।
तो देखिए मास ऑफ यूनिट सेल की जगह हम लिख देंगे Z इंटू एम अपॉन N0, या कई बुक्स में N0 लिखा होगा, कई में Na लिखा होगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर. ओके, डिवाइडेड बाय, ये तो टोटल, ये अभी तक हमने सिर्फ मास लिखा है. अब हम इसको किससे डिवाइड करने वाले हैं? वॉल्यूम से. A क्यूब पिकोमीटर क्यूब. ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे लिख दे रही हूँ या स्टार से भी लिख दे रही हूँ तो भी कोई एक ही बात है. और इसको थोड़ा सा सेंटीमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सिंप्लीफाई करना हो तो क्या करेंगे? Z मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय Na एवोगैड्रोस नंबर, और A क्यूब की जगह क्या आ जाएगा? A क्यूब इंटू 10⁻⁻30, बट नाउ इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब. ये ध्यान रखें. ओके, तो मतलब जब आपको डेंसिटी की वैल्यू ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में दी होगी तब आपने एज लेंथ की वैल्यू भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेनी है और फिर वॉल्यूम ऐसा आ जाएगा. सो दिस इज फाइनली देयर आर टू फॉर्मूले ऑफ डेंसिटी. अब डेंसिटी के फॉर्मूला को हमने इंप्लीमेंट कैसे करना है उसको प्रॉपरली समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं. पहला करते हैं द एज लेंथ ऑफ NaCl यूनिट सेल which is FCC is 564 picometer. Calculate the density in gram per cubic centimeter. मतलब आपको एज लेंथ दे रखी है 564 पिकोमीटर. सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करें, मैंने लिख दिया है. एज लेंथ कितनी है? 564 पिकोमीटर, बट दे नीड द आंसर इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. और मैंने उस केस में आपको पहले कहा है कि तब एज लेंथ पिकोमीटर्स में ना यूज करें, उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लें, जो कि मैंने कर दिया है 564 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर. ओके, अब अगली बात है हमें Z का पता चाहिए. तो Z अगर वो साफ लिखा है कि FCC है. FCC यूनिट सेल में Z की वैल्यू 4 होती है. अगर BCC होता तो Z की वैल्यू हम 2 लिखते. सिंपल क्यूबिक होता तो 1 लिखते. नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. नाउ नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ मास. मास सोडियम इज 23 प्लस 35.5 क्लोरीन का आ गया, तो इट इज 58.5 ग्राम पर मोल. ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास आ गया. ओके, और N0 की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल. N0 की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल. अब हमने ये सारी वैल्यूज जो है यहां पे पुट कर देनी है. तो रो इज इक्वल टू Z. Z की वैल्यू कितनी आ गई? 4 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास. मोलर मास कितना इसका? सोडियम क्लोराइड का कितना आ गया? 23 ये 58.5 इंटू 58.5. इसको मैं यहां पे ग्राम पर मोल जानबूझ के लिख रही हूं, यूनिट्स इसकी. देन वी शैल हैव टू डिवाइड A क्यूब. A क्यूब मतलब हमें 564 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर का क्यूब करना है. और N0 की वैल्यू आ गई 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल. अब देखें, सबसे पहले ये जो मोल के साथ, पर मोल के साथ, मतलब मोल इनवर्स के साथ ये मोल इनवर्स कैंसिल हो गया. एंड फाइनली हमारे पास यूनिट क्या बच रही है? न्यूमिनेटर में ग्राम है और डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर है. आपकी आधी कंफर्मेशन कि आप न्यूमेरिकल ठीक तरीके से कर रहे हैं तब हो जाती है जब उसकी यूनिट्स वही आती हैं जो जिस चीज को आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी यूनिट्स होती हैं. तो ग्राम पर क्यूबिक, यहां पे ग्राम बच रहा है और यहां पे क्या बचेगा? सेंटीमीटर क्यूब बच रहा है. बाकी मोल इनवर्स और मोल इनवर्स कैंसिल हो जा रहे हैं. इसका मतलब फिलहाल हम ठीक चल रहे हैं. सो इट इज 4 इंटू 58.5
564 into 564 into 564 एंड 10⁻10 का हो जाएगा 10⁻30 into 6.022 into 10⁻23. यहाँ पे सीधी सी बात है, ये -7 रह जाएगा. के 2.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा. सो दिस इज द वे. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, कभी भी इस पार्ट से आए तो उन्हें छोड़े ना. क्वेश्चन इज एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मास 40 occurs in FCC structure with edge length 540 picometer. Calculate Avogadro number. N0 लिखा है मैंने, Avogadro number if the density is 1.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. सो हम पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है. हमें डेंसिटी दे रखी है 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब ये सेंटीमीटर क्यूब में है और हमें ए जो है 540 पिकोमीटर. 540 पिकोमीटर के बजाय हम इसको लिखने वाले हैं 540 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर. FCC है, FCC है तो Z की वैल्यू आने वाली है 4. एटॉमिक मास दिया हुआ है M, ये इज इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल मान के चलें इसको. अब हमारा काम है हमें N0 एवोगैड्रोस नंबर फाइंड आउट करना है. कुछ नहीं करेंगे, एवोगैड्रो नंबर को इधर ले जाएंगे और रो को इधर ले जाएंगे और फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा. जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो अलग निकाल लें उसको. Z इंटू M अपॉन A क्यूब है और रो भी दिया है, हमको निकालना है N0. सारी वैल्यूज पुट करो. N0 एवोगैड्रोस नंबर Z FCC के लिए Z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय M. मोलर मास कितना है 40 डिवाइडेड बाय A क्यूब. A क्यूब कितना हो जाएगा 540 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर का क्यूब. और रो डेंसिटी कितनी है मल्टीप्लाइड बाय 1.7 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -3 भी लिखा जा सकता था. इसको थोड़ा सा 4 इंटू 40, इसमें तो कोई चेंज नहीं आई. 540 का क्यूब 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये तो यहीं कट गए. और 40 क्या था ग्राम पर मोल, यहाँ पे ग्राम पर मोल इसकी यूनिट्स थी. तो आप खुद ही देख रहे हैं कि ग्राम पर मोल में से ग्राम कट जाएंगे, पर मोल रह जाएगा ये. तो यूनिट्स के हिसाब से तो हम ठीक चले हैं. N0 एवोगैड्रो नंबर मतलब आंसर एक तरह से आपको पता है क्या आना है, बट ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद N0 रियली कम्स आउट टू बी 6.0 इंटू 10⁻23. इसकी मोल इनवर्स इसकी यूनिट्स हो गई. अब इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी हमें कर लेने चाहिए. कई बार इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं और हमने ये इससे पहले नहीं किए हैं. A cubic unit cell is made up of 2 atoms, A and B, A at corners, B at center of unit cell. What is the formula of the compound? हमें क्या दे रखा है. एक्चुअली न्यूमेरिकल जो है वो एक उलझी हुई रस्सी होती है, हमें कुछ नहीं करना होता, उसको सुलझाना होता है. लेट अस डू. 2 तरह के एटम से बना हुआ है एक क्यूबिक. अ क्यूबिक यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स. 2 तरह के एटम्स A और B से बना हुआ है. A एट कॉर्नर्स, कॉर्नर पे कौन है A. सारे कॉर्नर्स पे कौन बैठा हुआ है A. एंड B एट बॉडी सेंटर, B यहां बैठा हुआ है. व्हाट इज द फॉर्मूला? वेरी सिंपल. कॉर्नर्स कितने हैं? अब A ये 8 नहीं गिन लेने हैं हमने. हमें मालूम है कि A की संख्या कैसे निकालेंगे. A कॉर्नर पे है और कितने कॉर्नर्स होते हैं 8. हर कॉर्नर से कितना A आएगा आपको 1/8 दैट इज 1.
ए की संख्या 1 हुई, और बी तो बॉडी के सेंटर पे है, बॉडी के सेंटर वाला तो पूरा का पूरा यूनिट सेल का होता है, तो 1, और फॉर्मूला हमारे पास बन गया A1B1, तो 1 ना लिखें तो भी चलता है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल हैविंग 1 एटम एट ईच कॉर्नर एंड 2 एटम्स ऑन एवरी बॉडी डायगोनल। क्या बताया गया है हमें? एक यूनिट सेल है, उसके 2 जगह पे एटम्स हैं, सॉरी, हैविंग 1 एटम एट ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर पे एक एटम है। लीजिए बना दिया, ओके, एंड 2 एटम्स ऑन एवरी बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल्स क्या होते हैं? एक और एक इधर से। बॉडी डायगोनल्स टोटल 4 होते हैं, बीसीसी में हमने एक बॉडी डायगोनल कंसीडर किया था, तो देयर आर टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स। अब कैलकुलेट करते हैं, कॉर्नर्स से कितने एटम आए हमें? 8 कॉर्नर्स हैं, और हर कॉर्नर से कितना एटम आ जाता है? 1/8। इन्होंने कहा है ना 1 एटम एट ईच कॉर्नर, ओके है, तो वहां से कितनी कंट्रीब्यूशन आ गई? 8 × 1/8 दैट इज 1। अब बॉडी डायगोनल्स कितने हैं आपके पास? 4, और हर बॉडी डायगोनल पे कितने बताए हैं एटम्स? 2। मैं एक ही बॉडी डायगोनल पे बना रही हूँ, नहीं तो बहुत मैस क्रिएट होगा। तो बॉडी डायगोनल जब 4 होते हैं और हर बॉडी डायगोनल पे कितने एटम्स हैं? 2। बॉडी डायगोनल तो विद इन यूनिट सेल ही रहेंगे ना, तो पूरी तरह ये यूनिट सेल का ही हुआ, तो 4 × 2 दैट इज 8। 8 आपके बॉडी डायगोनल्स पे हैं। टोटल कितना हो गया? 1 + 8 दैट इज 9। नेक्स्ट इज ABCD are present at corners, face center, body center and edge center of a unit cell. Find out the formula. ABCD, A है, B है, C है, D है। A कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे। कोई बात नहीं, कॉर्नर्स हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका हो गया A। और उसके बाद बी कहां पे है? बॉडी के सेंटर में, यहां पे बी। फिर उसके बाद सॉरी, ए एट कॉर्नर्स, उसके बाद बी आया। बी तो है फेस सेंटर्स पे। फेस सेंटर मैंने एक यूनिट सेल के साथ ही एक और बना दिया है पहले, इसका पर्पस मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल फेसेस देखें। एक यहाँ पे बी, एक यहाँ पे बी, एक यहाँ पे बी, एक बैक इस पे, एक ये आपके बी हो गए 6 फेसेस के सेंटर पे। और उसके बाद सी जो है दैट इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ बॉडी। सेंटर ऑफ बॉडी पे सी है। लेकिन एक चीज जो हमने नहीं की है वो है एज सेंटर पर, सारे एज सेंटर्स पर डी है। एज सेंटर की बात हमने एज सच नहीं की है। एजिस हुए ये, और देखें एजिस कितने होते हैं? 1 2 3 4। ऊपर वाली छत के कितने किनारे हुए? 4। और जो दीवारें, जो हमारा ऐसे रूम होता है उसके कितने कोने बनते हैं? 4। उन कोनों पे जो लाइंस जाती हैं वो भी क्या हुई? एजेस, यानी कि 4 4 8, और 4 जो फर्श है उसके किनारे, तो एजेस कितने हुए? 12 होते हैं। पहली बात, एजेस तो 4 छत के किनारे, 4 फर्श के किनारे, और रूम के 4 कॉर्नर्स पे जो लाइंस होती हैं वो सारी क्या हुई? एजेस हुई। दे आर 12। ओके, तो सी जो है, सी तो ठीक है, लेकिन डी कहाँ है? 12 एजेस पे है। कोई बात नहीं, 12 एजेस पे है। अब एजेस की कंट्रीब्यूशन हमें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। ये मान लीजिए ये वाला एज ले लें, इस एज को एक ये रूम टच कर रहा है और एक ये रूम टच कर रहा है, ये यूनिट सेल, और इसी एज को यूज करते हुए ये वाला यूनिट सेल है, इसके ऊपर यहाँ जो यूनिट सेल बनेगा उसका भी वो भी इस एज को यूज करेगा, और इस वाले येलो वाले यूनिट सेल के ऊपर जो यूनिट सेल बनने वाला है वो भी इस एज को यूज करेगा।
जैसे फिलहाल तो इन दोनों के बीच ये कॉमन है, और फिर जो ऊपर बनने वाला है हमारा स्ट्रक्चर, अब देखें ये एज जो है इस यूनिट सेल का भी ये एज है, मतलब ये यूनिट सेल भी इस एज को यूज कर रहा है, ये यूनिट सेल भी इस एज को यूज कर रहा है, ये वाला यूनिट सेल भी इस एज को टच करता है, ये वाला यूनिट सेल भी इस एज को टच करता है। सो इस यूनिट सेल पे अगर मैं कोई एटम रखूंगी तो वो हर एटम को, वो 4 एटम्स के 4 यूनिट सेल्स में डिवाइड होने वाला है, तो एक यूनिट सेल को उसका 1/4 हिस्सा जाएगा। सो एज से कितनी कंट्रीब्यूशन जाती है? 1/4, कॉर्नर से डबल एक तरह से। अब हम ए देखते हैं, ए कहाँ है? कॉर्नर्स। तो 8 × 1/8 = 1। ए की संख्या हो गई 1, और बी इज प्रेजेंट एट फेस सेंटर्स। फेस सेंटर्स मीन्स 6 × half, that is 3, and C is present at center. सेंटर मीन्स कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर है, और डी कहाँ है? एजिस पे। एजिस कितने होते हैं? 12, और एक एज को कितने यूनिट सेल शेयर करते हैं? 4। इसलिए एक एज से कितनी कंट्रीब्यूशन आती है? 1/4। जैसे कॉर्नर को 8 यूनिट सेल शेयर करते हैं, तो वहां से हम 1/8 कंट्रीब्यूशन लेते हैं। तो ये आ गया 3, और आपका फॉर्मूला बन रहा है A1, B3, C1, D3। अब A1 आप 1 को हम ना लिखें तो भी चलता है। अब एक इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी जरूर करें। X and Y फॉर्म ए कंपाउंड X at octahedral voids and Y makes the CCP unit। मतलब Y ने क्या बना दिया? एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना दिया। इसका मतलब Y जो होगा उसने CCP यूनिट बना दिया, और जो ये आपका X है वो कहाँ रह रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब फिलहाल ये मान लेते हैं कि Y की संख्या इन CCP अरेंजमेंट, लेट अस से इट इज n, और हमें ये मालूम है कि फॉर n एटम्स नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं? n। तो जितने, अगर y एटम्स की संख्या n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या भी कितनी हो जाएगी? n। और वहां कौन रहता है? x जो है उसने सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रखी हैं, जो कि कितनी है? n है। तो अगर y की संख्या x हुई तो y की संख्या n है, तो इसका मतलब x की संख्या भी कितनी हो गई? और उसके बराबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और उतनी ही क्या हुई? x हुई। तो फॉर्मूला क्या आ गया? xn yn, या आप इसको सिंपली xy भी। एक इन नेचुरली अकरिंग कोरंडम O2 negative oxide ion forms HCP, and all the aluminiums occupy 2/3 octahedral voids. What will be the formula? अब हमें यूनिट सेल के तो नंबर ऑफ एटम्स पता होते हैं, लेकिन पूरे लेटिस में कितने हो जाएंगे वो हम n एज्यूम करके चलते हैं। सो हम ये मान लेते हैं कि लेट O2 नेगेटिव, जिसने क्या बनाया है? HCP बनाया है, उसके नंबर ऑफ एटम्स जो है वो n मान लेते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगी। और उनमें कौन आके रह रहा है? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यानी कि n को आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें। फॉर्मूला क्या आ गया? एल्यूमिनियम n 2/3 NO n कैंसल हो गया, एंड व्हाट वी गेट? एल्यूमिनियम 2/3 O1। तो ये 3, फिर जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा Al2
3 3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर दिया और फॉर्मूला आपका बन गया Al2O3, फॉर्मूला Al2O। सो इसके साथ ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है बेटा।